अच्छा गाइज, एक बात बताओ कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आपके पास एक टीम है और उस टीम में 20 मेंबर हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जो आपके सीनियर हैं वो बोलते हैं कि आज से आपकी टीम में 20 मेंबर नहीं बल्कि 30 मेंबर रहेंगे, लेकिन आपकी रैंक सीईओ ही रहेगी। इट मीन्स कि आपकी रैंक तो सेम ही रहेगी, मेंबर बढ़ जाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। ये है क्या? तो यही है आपका दू अस्पा और सी अस्पा। ठीक है, इस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। तो जहांगीर का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। क्यों मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है वो अभी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे कि मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जाता है। इसके साथ इन सारे टर्म का मीनिंग भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि दो सी जाट सवार मनसबदार होता क्या है। लेकिन उससे पहले भी और ज़रूरी है कि हम समझें कि मनसबदारी आखिर होता क्या है। तो सिंपल सा बात यह है कि जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत। उसमें एक जो है इक्ता का सिस्टम था, इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम बेसिकली क्या था कि जो रूलर होता था, एम्परर या सुल्तान होता था, वो लैंड देता था एज अ सैलरी कि आप उसी से जो आपको टैक्स मिलेगा वही आपकी सैलरी होगी और वहीं से आप मेंटेन करेंगे सोल्जर को, और इसके साथ ही अपना पर्सनल मेंटेनेंस भी रखेंगे। यही आगे चलकर जो बना वो हमारा बन गया मनसबदारी सिस्टम। क्या बन गया? मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम कहाँ बना भाई? तो ये मुगल में बना। मतलब क्या है कि लैंड दिया जाएगा, ठीक, और वही आपकी सैलरी होगी। क्या होगी? सैलरी होगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि इस मनसबदारी व्यवस्था में दो टाइप के रैंक होती थी। एक तो आपकी होती थी जाट और एक होती थी आपकी सवार। तो दो अस्पा और सी अस्पा को समझने से पहले हमको समझना होगा कि जाट और सवार में डिफरेंस क्या था और जाट और सवार था क्या। ठीक है, इसलिए हम पहले समझेंगे कि जाट और सवार क्या था। वैसे यहीं से आप समझ लो एक बात, ये जो दो अस्पा होता है, दो मतलब टू हॉर्स, अस्प मतलब होता है हॉर्स, और सी मतलब क्या होता है? थ्री। सी मतलब थ्री, यानी थ्री हॉर्स। तो दो अस्पा और सी अस्पा का मतलब होता है कि दो हॉर्स और तीन हॉर्स। ठीक, अब हम समझेंगे कि जाट और सवार होता क्या है। मनसबदारी हमको समझ में आया, अब हमको समझना है कि जाट और सवार बेसिकली क्या होता है। तो आपका जो जाट है ना, वो पर्सनल स्टेटस डिसाइड करता है। जैसे आपका सी ई वो, ये आपकी पर्सनल रैंक है। और इस जो आपकी पर्सनल रैंक है या जो आपकी पोजीशन है, ठीक है, जो आपकी पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रेस्टीज डिसाइड होगा, आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो जाट क्या था? जाट एक पर्सनल रैंक था। बेसिकली ये नोबल की सैलरी डिसाइड करता था और साथ में उसका प्रेस्टीज डिसाइड करता था। और जितना हायर जाट होगा उतना ही नज़दीक आप एम्परर के पास बैठेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप कंपनी के सीईओ हैं और कोई एक जनरल एम्प्लॉय है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। आप ज़्यादा करीब रहेंगे, राइट, और आप ज़्यादा पैसे घर ले जाएंगे। अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल आपकी डिफरेंट होगी। ठीक, समझ में आया? इट टोल्ड एवरीवन एग्जैक्टली हाउ बिग ऑफ अ डील यू वर। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपकी डिसाइड करेगी पर्सनल रैंक। तो वो जो होता था वो जाट होता था। 5000 हायर होता था, लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनको 7000 का रैंक मिला था। तो जाट क्या होता है? पर्सनल स्टेटस। तो सवार क्या होता है भाई साहब? सवार आपका मिलिट्री ऑब्लिगेशन होता है। सवाल क्या होता है? मिलिट्री ऑब्लिगेशन होता है। आपको कितनी कैबलरी रैंक है, कैबलरी रैंक है, वो आपका डिसाइड करेगा सवार। ये हर एक मनसबदार को मिलता था। ठीक, अब ये है क्या डिसाइड क्या करता था बेसिकली? तो ये डिसाइड करता था कि जो घोड़े होते हैं उन पर कितने सोल्जर होंगे, कितने सोल्जर नोबल को मेंटेन करना होगा फॉर दी वार। अगर लॉजिक की हम बात करें तो अगर आपका सवार रैंक 500 है, समझ में आया? क्या है? सवार रैंक 500 है, तो बेसिकली आपको 500 हॉर्समैन का सैलरी वगैरह मिलेगी, उसके ट्रेनिंग का, इन सारे का पैसा मिलेगा। और एम्परर की आर्मी के लिए आपको 500 हॉर्समैन तैयार रखने हैं। सिंपल सा जाट पर्सनल स्टेटस होता था, और जो आपका सवार होता था वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता था कि
कि कितना आपको हॉर्स मेंटेन करना है, ठीक है, कितने सोल्जर पर हॉर्सेस मेंटेन करने हैं। समझ में आया? तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है दिया हुआ, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आपको जाट और सवार में क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर आप पहले क्लास के हैं, पहले क्लास के मनसबदार हैं, तो आपका सवार जो होता था वो जाट के इक्वल होता था, यानी आपका पर्सनल रैंक और सवार का रैंक, दोनों का रैंक सेम होता था। जैसे 5000 जाट और 5000 सवार, तो आप टॉप टीयर के हाई परफॉर्मिंग नॉबल हैं। लेकिन अगर आप सेकंड क्लास में बिलोंग करते हैं, इट मीन्स कि आपका सवार जो होगा हाफ होगा या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा आपके जाट के। जैसे आपका रैंक, पर्सनल रैंक 5000 है, बट आपको मेंटेन क्या करना है, 3000 सवार ही मेंटेन करना है। ठीक, अगर आप थर्ड क्लास में बिलोंग करते हैं तो आपका सवार हाफ से, जाट से हाफ रहेगा। इट मीन्स 5000 है, तो लेट्स सपोज कि आपको क्या करना होगा, 1000 सवार ही मेंटेन करना होगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपका पर्सनल स्टेटस थोड़ी ना घट रहा है, आपका सिर्फ रिक्वायरमेंट जो मेंटेन करना वो घट रहा है, लेकिन इसी रिक्वायरमेंट पर आपको सैलरी भी तो मिलती थी। ठीक है, पर्सनल सैलरी नहीं, जो मेंटेन करना पड़ता था सोल्जर को, हॉर्सेस को, और भी जो इक्विपमेंट मेंटेन करना होता था वो मिलता था। कहने का सेंस ये है कि आपका सवार जो होगा वो सोल्जर के लिए जो भी पैसे मिलेगा वो डिपेंड करेगा सवार के रैंक पर। लेकिन अगर आपका पर्सनल रैंक भी तो कुछ होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा आपके जाट पर। आपका पर्सनल रैंक बहुत हाई है, आप किंग के, एम्परर के बहुत बगल में बैठे हैं, लेकिन आपको मेंटेन बहुत कम करना है। डिफरेंस है ना सवार और जाट में। ठीक, अब बताओ, मान लो कि बहुत सारे ऐसे मनसबदार नोबल या राजपूत थे जिनका रैंक आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैंक बड़ा ही रखेंगे, लेकिन उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो फिर अगर वार हो गई तो फिर सोल्जर उनको ज़्यादा कहाँ से मिलेगा। आपको रैंक तो आप नहीं बदल सकते ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे भाई। रैंक बदलने का मतलब है कि आपको उनका लाइफ स्टाइल पूरा बदलना पड़ेगा, राइट। आपको उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो इससे तो क्योस हो जाएगा ना, हो जाएगा ना क्योस। तो रैंक तो बदलना आसान नहीं है भाई, लेकिन आप सवार को बदल सकते हैं। और यही सिस्टम जो आया वो आया दो अस्पा और सी अस्पा, ये इसका सॉल्यूशन था। दो अस्पा सी अस्पा, कि अगर हमको वार के टाइम पर ज़्यादा सोल्जर की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। यही सॉल्यूशन था दो अस्पा सी अस्पा। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जहांगीर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि रैंक अगर आप बढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ चेंज आएगा, आपके कोर्ट पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चेंज आएगा, तो ये आसान नहीं है। ठीक, तो जहांगीर ने ये शॉर्टकट मेथड अपनाया था। यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ, दो अस्पा मीन्स होता है 2 हॉर्सेस और सी अस्पा मीन्स होता है 3 हॉर्सेस। तो जब किसी ऑफिसर को ये स्टेटस ग्रांट किया जाता था तो नंबर ऑफ हॉर्सेस और सोल्जर, ठीक, दोनों को डबल मेंटेन करना पड़ता था। क्या मेंटेन करना पड़ता था, ओरिजिनल से डबल मेंटेन करना पड़ता था। जबकि उनका जाट यानी पर्सनल रैंक सेम ही होता था, तो वार के टाइम पर उनको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर वार सपोज नहीं चल रही है तो उनका वो रैंक, सवार वाला रैंक घट जाएगा, यानी दो अस्पा सी अस्पा वाला स्टेटस घट जाए तो सोल्जर भी घट जाएंगे। फिर ज़रूरत अगर पड़ गई तो उनका स्टेटस बढ़ा दो, सोल्जर वो ज़्यादा मेंटेन कर लेंगे। तो इससे हुआ कि रैंक तो टाइमली नहीं घट रहा ना, अब जो पर्सनल स्टेटस है वो तो टाइमली नहीं घट रहा है। तो इससे क्या होगा कि क्योस नहीं मचेगा, डिससेटिस्फैक्शन नहीं जगेगा, राइट। अब सिंपल टर्म में इसको हम समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। क्या है भाई, तो अगर किसी ऑफिसर का रैंक 1000 सवार है और उसको एम्परर ने दो अस्पा सी अस्पा का टाइटल दे रखा है एडिशन में, तो उस ऑफिसर को अब लगभग में 2000 सोल्जर फील्ड पर लाने पड़ेंगे। मतलब सवार के डबल, यानी सोल्जर और हॉर्सेस क्या होगा, डबल में आपको लाना पड़ेगा। अच्छा, ये किया क्यों गया था भाई, इसको भी समझ लेते हैं। तो किया गया था इफ़िशियंसी के लिए, क्योंकि अगर हम एम्परर को क्विकली अपने आर्मी की साइज डबल करनी है इमरजेंसी के टाइम पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले बताया रैंक बढ़ाना इतना आसान बात नहीं है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव भी था। क्या, कि जो स्टेट था वो खाली एक्स्ट्रा सोल्जर का पे करता था, ठीक है। कोई ऑफिसर कोई परमानेंट या हाई स्टेटस प्रमोशन नहीं होता था, ये क्या होता था, टेम्पररी होता था। क्या होता था, टेम्पररी होता था। इसको समझना जरूरी है। इसके साथ इलाइट स्टेटस भी है। इलाइट स्टेटस क्या है, कि मान लो अगर कोई भाई चाहता है कि नहीं हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा जो है अब हमारा स्टेटस जो है वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ठीक है, हमारा स्टेटस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, हम लॉयल रहे हैं एम्परर के प्रति या फिर जो है कोर्ट के प्रति,
तो भाई कुछ टाइम के लिए उसको शांत करना जरूरी है, और शांत करने के लिए उसको यही टाइटल दे दो, वो खुश हो जाएगा। ठीक, तो हुआ क्या, इट इज अ वे टू रिवार्ड द मोस्ट लॉयल एंड कैपेबल ऑफिसर बाय गिविंग देम मोर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इससे क्या होगा कि उनको एक्स्ट्रा पे तो मिल जाएगा ना थोड़े टाइम के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि डू अस्पा और सी अस्पा का मीनिंग क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रैंक आप नहीं बढ़ा सकते जैसे वो सीओ वाला था। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 20 मेंबर से 30 मेंबर आप कर सकते हैं। हाँ, मेंबर की सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सीओ की सैलरी या स्टेटस इनका नहीं इंक्रीज होगा। समझ में आया, क्योंकि अगर भाई सबका रैंक ही हम बढ़ाते चले जाएंगे, उनका पर्सनल स्टेटस ही बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर वो बेसिकली ट्रेजरी जो होगा उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, मेंटेनेंस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपके जहांगीर का जो था एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि जिस तरह से अकबर के टाइम के बाद में जागीरदारी क्राइसिस आई, क्या है भाई, जागीरदारी क्राइसिस आई, और इस जागीरदारी क्राइसिस जो है मुगल डायनेस्टी को ले डूबी। ठीक है, मुगल डायनेस्टी को ले डूबी। इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आए, जहांगीर ने किया, शाहजहां ने किया, औरंगजेब ने किया, ये सारे बहुत सारे चेंजेस आए। तो अब समझ में आ गया होगा कि दो अस्पा और सी अस्पा क्यों था, क्यों लाया गया था, इसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर भाषा में। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इससे भी आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।